हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आई थिंक आप लोग सब बहुत ठीक अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स तैयार कर रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इन वीडियो से फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। जैसे कि कल हमने बात की थी मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी की, तो और आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी के क्या क्या फैक्टर्स हैं। उसके बाद बात करेंगे आर्मियर थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। बेटा बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। मैं आपके लिए काफ़ी प्रयासरत हूँ, तो आपको भी ये करना ही होगा प्लीज़। तो अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें ज़रूर करते हैं। इंटरेस्टिंग बातें क्या करनी है आज मैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ। वो क्या कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसमें से कई क्वेश्चन कई जगह पूछे जाते हैं कंपटीशन में। उसमें क्या होता है कि आपको दिया रहता है कि करंट कितना है, या चार्ज कितना है, कितना पास किया है, वो सब दिया रहेगा, लेकिन जेड की वैल्यू नहीं दी होगी। तो जेड की वैल्यू जब ना दी हो तब आप कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? बिकॉज फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो आप जानते हैं। फर्स्ट लॉ फैराडे का इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन का W=Z/Q होता है, या ZIT लिख सकते हैं। जेड इज मस्ट, जेड हमें चाहिए, ठीक है। एक कूलम चार्ज पास करने पर किसी मेटल का जो सब्सटेंस डिपॉजिटर होता है, अमाउंट कितने ग्राम में डिपॉजिट होता है, दैट इज कॉल्ड जेड। जेड इज व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो आज मैं यहाँ पे ये आपको बताने जा रहा हूँ इंटरेस्टिंगली कि जिस क्वेश्चन में जेड की वैल्यू ना दी हो वहाँ आप कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो जेड के लिए जेड इज होता है E/F। जेड इक्वल होता है E/F। E इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट है मेटल का, और F जो है फैराडे कांस्टेंट है। या फिर आपको इक्विवेलेंट वेट भी मेटल का नहीं पता है तो आपको मोलर मास तो पता होगा M/N। आपको मेटल बताया होगा, मान लीजिए कॉपर है, सिल्वर है, आपको उसका मोलिकुलर मास पता होगा। मोलिकुलर मास पता है, मोलिकुलर मास अपॉन N कर देते हैं। N मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसने रिड्यूस होने में यूज़ किए हैं। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन किया है, तो वो मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, वो E होता है। इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास ओवर N। इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास ओवर N। तो Z की वैल्यू आपको इससे पता चल जाती है। हेयर F इज व्हाट? फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट F इक्वल्स टू 96500 कूलम, दैट इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। फैराडे कांस्टेंट क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का चार्ज होता है। अगर आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो तो उनमें अप्रॉक्स जो है 96500 कूलम चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यही वैल्यू मिलेगी। तो ये हम देखेंगे कई क्वेश्चंस में। आप लोग प्लीज़ बेटा ट्राई करिएगा। W क्या फॉर्मूला हो जाता है? E/F इंटू क्यू। W=E/F इंटू क्यू। F की वैल्यू कहीं देने की जरूरत नहीं है, इतना मास आप निकाल लीजिए। Q चार्ज दिया होगा, चार्ज नहीं दिया होगा तो करंट इंटू टाइम दिया होगा, यानी कि Q होता है IT। तो ये आपका इससे Q/IT, IT यहाँ लगा दीजिए, तो फॉर्मूला बन जाता है W=E/F, या उसके बदले M/NF भी कर सकते हैं, व्हाटएवर। तो ये बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो ये हम हटा दें। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग। ये तो इसकी बात हो गई कि फैराडे लॉज से जो रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं उसमें हमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, समझ आया? ठीक है। अब देखते हैं कि कई बार हमने कल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी की बात की थी। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी की बात की थी, और तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी में 2 बातें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वो कैसे इम्पोर्टेंट है देखें। जैसे हमने बात की कि व्हीटस्टोन ब्रिज में एक कंडक्टिविटी सेल लगाते हैं और उस सेल का हम रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं, जिससे हमें कंडक्टिविटी पता चल जाती है। ये कंडक्टिविटी सेल है। यहाँ पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं 2, और इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा के मेजर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ 2 बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें 2 प्रॉब्लम आती हैं।
जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो बेटा वहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस की इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, अलग अलग होगा, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव होगा। कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन एनोड की तरफ मूव करेगा। तो मूव करते जाएंगे तो धीरे धीरे आयंस का नंबर कम होता जाएगा, यानी कि यहाँ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की धीरे धीरे कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसका कंडक्टिविटी पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे कि आपने जैसे ही लगाया थोड़े टाइम बाद इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और एक्चुअल हमें वैल्यू नहीं मिल पाती है किसकी, कंडक्टिविटी की। एक प्रॉब्लम और आती है, एक प्रॉब्लम क्या आती है, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस मूव कर जाते हैं अपने इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे जो थी वो न रह के कम हो जाती है। इसको कैसे निकालेंगे। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या पैदा हो जाती है कि पोलराइजेशन हो जाता है, पोलराइजेशन इफेक्ट कहते हैं। पोलराइजेशन इफेक्ट जहाँ होगा तो रेजिस्टेंस जितना होगा उससे कम हो जाएगा। पोलराइजेशन होती क्या चीज़ है ये देखते हैं। देखिए, कहीं भी किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में कोई चार्ज पार्टिकल है, कैटायन है या एनायन है, तो ये घिरा रहता है चारों तरफ से एनायंस के द्वारा। ये चारों तरफ से एनायंस के द्वारा घिरा रहता है, सराउंडेड बाई एनायंस फ्रॉम ऑल ओवर। तो ये चारों तरफ से एनायंस के द्वारा घिरा रहता है। तो ये एक पूरा इसका शेप होता है। जैसे ही इसमें आप ये जो पार्ट है ये छोटा सा होगा, मैंने बड़ा बना दिया है, ये इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में होगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा और एनायंस एनोड की तरफ जाएंगे, तो इसका ये शेप बिगड़ेगा, ये जो शेप है ये टूटेगा। इस शेप के बिगड़ने को आप क्या कहते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट। और इस पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है इस सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है। अब इस पोलराइजेशन को कैसे कम करेंगे, ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि पोलराइजेशन इफेक्ट कंडक्टिविटी मेजरमेंट में कैसे कम किया जाता है, या ये कहा जाता है कि कंसंट्रेशन जो डिक्रीज होता है उसको कैसे कम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसको कैसे कम करना है। बहुत सिंपल सा एक रास्ता है कि जो आपका पोलराइजेशन का इफेक्ट है और जो डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन है, इन दोनों को हम करते हैं बाय यूजिंग AC करंट इन प्लेस ऑफ DC करंट। AC करंट यूज़ करते हैं जब हम इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी सेल से किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी पता करते हैं। AC करंट यूज़ करते हैं, DC करंट यूज़ नहीं करते हैं। DC करंट और AC करंट में अंतर क्या है बेटा, DC करंट जो होता है वो कैथोड जो होगा और एनोड जो होगा दोनों पे एक पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड फिक्स है, ठीक है। लेकिन AC करंट में ऐसा नहीं है। एक बार ये कैथोड होगा यानी पॉजिटिव होगा ये वाला साइड, तो ये नेगेटिव होगा। जैसे ही साइकिल चेंज होगा तो ये साइन बदल जाएंगे, कैथोड एनोड बन जाएगा, एनोड कैथोड बन जाएगा। मतलब कि जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी, जितने आयन अभी इधर गए फिर वो थोड़ी देर बाद में इधर जाएंगे, फिर ऐसे ये इधर उधर चलते जाएंगे। मतलब ये वाला अभी इधर कैथोड था, उधर एनोड था, कैटायन अभी इधर जा रहा है, एनायन उधर जा रहा है। जैसे ही साइकिल चेंज होगा AC करंट जो है वो ऐसे चलता है। जब ऊपर अप साइड होगी बात तो ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा। थोड़ी देर बाद ये पलट जाएंगे। जैसी साइकिल सेकंड साइकिल आएगा, उसका सेकंड हाफ साइकिल आएगा तो कैथोड एनोड बन जाएगा, एनोड कैथोड। मतलब आयन थोड़ी देर इधर मूव किया, थोड़ी देर बाद फिर उधर जाने लग जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा ही नहीं। समझ में आ रही बात, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, जो अभी आयन, ये भी पोलराइजेशन इफेक्ट खत्म हो जाता है। जो आयन अभी इधर जा रहे थे वो इधर जा रहे हैं, फिर ये परमानेंट कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो AC करंट यूज़ करने से जो है हमारा ये पोलराइजेशन इफेक्ट और डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है कंडक्टिविटी के मेजरमेंट में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, या तो ये पूछा जा सकता है कि AC करंट हम यूज क्यों करते हैं, क्यों AC करंट यूज किया जाता है ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है बेटा, आयंस का मूवमेंट बढ़ता है। क्या होता है, आयंस का मूवमेंट, और आयंस ही करंट ले जा रहे हैं।
तो जितना ज़्यादा आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा करंट जाएगा, है ना। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग और नोट करने लायक है, वो क्या है, अगर मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही हो, मेटल के अंदर करंट कैरी कर रहा हो कोई मेटल, उसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो कंडक्टिविटी कम होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दे तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी को यहाँ मैं लैम्डा से दिखाऊं तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर, ये याद रखेंगे। लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मीन्स लैम्डा बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, भले ही वो मोलर हो या इक्विवेलेंट हो या स्पेसिफिक हो, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, इसके बाद प्रेशर। प्रेशर का कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इफेक्ट तो होता नहीं है वैसे, लेकिन बहुत हाई प्रेशर रेंज में चले जाएं तो कंडक्टिविटी चेंज होती है और इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये याद रखें। कई बार जो लार्ज आयंस होते हैं उस केस में प्रेशर बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होती है, और जो स्मॉलर आयंस होते हैं उनमें कंडक्टिविटी बढ़ाने प्रेशर बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। और वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से पिछला वीडियो पॉज हो गया था, कॉल आ गई थी किसी की। तो अब मैं बात कर रहा था ये 1/d Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/d Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो d है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके लिए, और प्रोपोर्शनलिटी, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को नाम दिया गया क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड थॉम्सन-नर्स्ट इक्वेशन, थॉम्सन-नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। थॉम्सन-नर्स्ट इक्वेशन या थॉम्सन-नर्स्ट रूल के नाम से भी ये इक्वेशन जानी जाती है, थॉम्सन-नर्स्ट रूल, थॉम्सन-नर्स्ट रूल। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, देखिए, ये किसी सॉल्वेंट में दो आयंस, जैसे कोई सॉल्वेंट है बेटा, सॉल्वेंट ये है, उसके अंदर कोई आयनिक सब्सटेंस डिजॉल्व किया, उन आयंस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा ये किस पे डिपेंड करेगा, D पे भी। और D किसकी प्रॉपर्टी है, D इसके बाहर जिस सॉल्वेंट में ये है उस पे डिपेंड करता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि अगर उस सॉल्वेंट का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो इनके बीच में फोर्स कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये आयंस के बीच के फोर्स को कम करता है, यानी कि आयंस को दूर दूर करता है, आयंस को दूर हटा के रखता है। यानी कि ये है क्या, कि किसी सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी है जो इन आयंस को अलग करती है। यानी कि किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो आयंस ज़्यादा अलग होंगे, और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा तो आयंस कम अलग होंगे। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है तो कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है तो कंडक्टिविटी भी कम होती है। सीधे सीधे समझ लेना है कि फोर्स कम होगा, जी, दो आयंस के बीच में फोर्स कम होगा तो इजीली मूव कर पाएंगे। अगर वो जुड़े ही रहेंगे तो मूव कैसे करेंगे अपने इलेक्ट्रोड्स की तरह, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घटने पर कंडक्टिविटी कम होती है, ध्यान रखेंगे। कई बुक्स में इसके बारे में थोड़ी गलत जानकारी भी दी हुई है, उसको नहीं जाना है उस पर, ठीक है। ध्यान रखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घटने पे कंडक्टिविटी कम होती है। अब बात करते हैं हम विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी जो है, कहाँ गया, ये है विस्कोसिटी। होता क्या है, विस्कोसिटी जो लिक्विड की थिकनेस होती है उसकी वजह से लिक्विड में फ्लो की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। फ्लो, उसकी जो दो लेयर्स होती है लिक्विड की, मॉलिक्यूल्स की, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। और अगर लिक्विड इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर आयंस भी इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। आयंस इजीली मूव नहीं करेंगे मतलब कंडक्टिविटी कम होगी। मीन्स हाइयर द लैम्डा जो है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के, ईटा इज विस्कोसिटी। तो इन्वर्स होता है, मींस यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, ये लैम्डा इन्फिनिटी अगर हम ले लें तो लैम्डा इन्फिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ईटा हो जाएगा, और इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे k 1/ईटा। ठीक है, तो ये लैम्डा इन्फिनिटी इंटू ईटा, लैम्डा इन्फिनिटी इंटू ईटा इज इक्वल टू k, लैम्डा इन्फिनिटी इंटू ईटा इज इक्वल टू k। दिस इज ए रूल, ये आपका एक रूल है जिसको आप वॉल्डन रूल कहते हैं, याद रखिए वॉल्डन रूल। वॉल्डन रूल, वॉल्डन रूल मतलब कि जो किसी इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा इन्फिनिटी और वो जिस भी सॉल्वेंट में है उसकी विस्कोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, विस्कोसिटी और लैम्डा इन्फिनिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। विस्कोसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा इन्फिनिटी घटेगी, और विस्कोसिटी घटेगी तो लैम्डा इन्फिनिटी बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखें, ये तो इससे भी समझ में आ जाता है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। आर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। Arrhenius theory of electrolytic dissociation is not very much difficult. It is very simple theory. What it says कि जब, पहली बात इसकी ये है कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। कोई इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं AB है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है AB, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है। किसमें? जब कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, वाटर में डाला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इस अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप आयोनाइजेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन वो प्रक्रिया है जब कोई इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो उसके कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाएंगे, कैटायन एनायन डिसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे से। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आयनाइजेशन। ऐसा आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायन कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आप बहुत पहले से जानते हैं। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं। ये इस थ्योरी का पार्ट है। हम बहुत पहले से जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन होता है और नेगेटिवली चार्ज आयन एनायन होता है, तो बहुत पहले से। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताते हैं। आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट इसका क्या है? पहला पॉइंट है कि व्हेन एनी इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन वाटर, दैट इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। That electrolyte dissociates into ions. Positively charged ion called cation, negatively charged ion called anion, and this process is known as ionization. First point तो ये हुआ। Second point इसका क्या है? Second point इसमें आता है कि जो ये आयन का बनना है, ये आयन बने, ए बी टूटा, इससे ए कैटायन बना और बी एनायन बना, ठीक है, कैटायन और एनायन बने। ये डायनामिक होता है, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है कि ए बी टूटता है, कैटायन और एनायन बनते हैं, और कैटायन एनायन जुड़ते हैं तो ए बी बनता है। ये दोनों साइड रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों साइड को चलती रहती है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी कि इस पे एक लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस यानी कि कैटायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A B। दिस K इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। दिस K इज कॉल्ड। तो हम बात कर रहे थे आर्नियस थ्योरी की, तो इसमें थर्ड पॉइंट क्या है? दो पॉइंट हमने बात कर ली। थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, उसके अलावा
जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया किसी इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रिक करंट पास कर, यहाँ पे कैटायन होगा और यहाँ पे एनायन होगा मान लीजिए, और ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है और ये नेगेटिव एंड से जुड़ा है। तो ये कैटायन विल मूव टूवर्ड्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। कैटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड एंड एनायन मूव टूवर्ड एनोड। ये अगला पॉइंट है, ये हम पहले से जानते हैं कि कैटायन कैथोड की तरफ जाता है और एनायन एनोड की तरफ जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग कहते हैं? आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस कैटायन एंड एनायन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये हम पहले से जानते हैं, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है? आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि कैटायन कैथोड की तरफ मूव करता है, एनायन एनोड की तरफ मूव करता है। कैटायन मूव्स टुवर्ड कैथोड, एनायन मूव्स टुवर्ड एनोड, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट ओनली द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इज इट ओके? देन फोर्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, अणुसंख्यक गुण कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। मतलब अभी हमने ए बी के 100 मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व किए थे। अब ये 100 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके उसमें से कुछ डिसोसिएट हो गए, मान लीजिए उसमें से 20 डिसोसिएट हो गए, तो 20 डिसोसिएट होंगे तो 20 ये बन जाएंगे और 20 ये बन जाएंगे, और यहाँ कितने बचेंगे? 80 बचेंगे। तो अब टोटल पार्टिकल्स यहाँ कितने हो गए? 20 + 20 + 20 कितने हो गए? 120, ठीक है। तो ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? पार्टिकल्स के नंबर पे, उसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगला पॉइंट यही है कि ये ऐसा नहीं है कि इन 80 का बिहेवियर अलग होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे असर इन 80 का अलग होगा और इन 20 और इन 20 का इस असर जो है वो अलग, ऐसा नहीं है। ये भी इसी की तरह काम करेंगे और ये भी इसी की तरह काम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कंडक्टिविटी में नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितना काम ये करेगा उतना ही काम ये भी करेगा, जितना काम ये करेगा उतना ही काम ये भी करेगा। मीन्स ईच आयन बिहेव्स लाइक ए मॉलिक्यूल, ईच आयन बिहेव्स लाइक ए मॉलिक्यूल इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी आर्हेनियस थ्योरी का एक इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है कि हर एक आयन एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इसका ये है कि जो आपकी थर्ड पॉइंट क्या था कि मूवमेंट था आयंस का, कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ मूव करता है और इसी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है। अगला पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी जो होगी, इसकी जो होगी प्रॉपर्टी जो होगी वो किसकी वजह से